अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। आज जुमा है और वैसे तो हम लोगों की कॉल सुनते हैं, मतलब लोग हमें कॉल करते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि आज शो का आगाज़ में हम एक कॉल करते हैं और किसको सुलेमान ख़ान साहब को। अगर ये नाम आपको थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है कि इसलिए है क्योंकि अभी जो बर्फ़बारी हुई है बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर, उसमें जो क्वेटा जोब हाईवे पर जो लोग फंस गए थे, तो यही सुलेमान ख़ान वो हमारे मुकामी हीरो हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पर लोग, अभी तक मेरा ख्याल है कि 100 से ज़ायद लोगों को वहाँ से बचाया है। और बहुत फ़ख्र है हमें कि सुलेमान ख़ान साहब हमारे साथ लाइन पर अभी मौजूद हैं। वो बलूचिस्तान के वज़ीर आला के हाउस में हैं, उनकी बैटरी थोड़ी लो है, तो जितनी बातें हम कर सकते हैं हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख़ान साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर सके और हम सब की तरफ से आपको और आपके साथियों को सलूट। तो पहले तो हमें ये बताएं कि आपको आपके जहन में कैसे आया? आप घर पे बैठे हुए थे, आपको ऐसी एहसास हुआ कि लोग फंसे हुए हैं और जाके उनकी मदद करें, क्या सोच रहे थे आप? वालेकुम सलाम भाईजान। मैं सबसे पहले डा न्यूज़ का जो नाज़रीन है सबको सलाम देना चाहता हूँ, और ख़ासकर जो सोशल मीडिया पर जिसने हमको सपोर्ट किया उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर, तो ये जज्बा हम लोगों से बचपन से जज्बा हम लोगों का था, खिदमत खल्क का। जब बच्चे का कोई अच्छा काम करता था तो माँ बहुत ज़्यादा दुआएं हम लोगों को देते थे, तो वही जज्बा था। बस इसी जज्बे के तहत हम लोग इससे एक दिन पहले 12 तारीख को हम लोग गया, इधर पानी में कुछ मजदूर फंसे हुए थे कानकुन, उसको बचाया। फिर इन लोगों के पीछे भी हम लोग गया, बस हम लोगों से जो होता था बस अल्लाह की रजा के लिए हम लोगों ने काम किया। बहुत खूब। और अभी आप सीएम हाउस में हैं? जी जी, तो आपकी मुलाकात हुई है जाम कमाल साहब से? जी जी, अभी मैं सीएम हाउस हूँ, अभी इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगा। वो थोड़ा मीटिंग में मसरूफ है, अभी इंशाल्लाह जाम साहब के साथ मुलाकात हो जाएगा। ठीक है। तो सुलेमान साहब, अब तक आपके अपने हिसाब से कितने लोगों को बचाया होगा इसी हाईवे पे आपने? क्योंकि कल तक जी तकरीबन 100 से ज्यादा अफराद को मैंने बचाया अपने आप के तहत। अच्छा, फिर उसमें सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों को तरजीह दिया, जो बूढ़े थे, जो जनाना थे, जो बीमार थे, पहले से उसको रेस्क्यू किया उधरी से। फिर गाड़िया था जो हमसे होता था उसको रेस्क्यू किया। तकरीबन सुबह 6 बजे से तकरीबन सुबह 7 बजे तक आखिरी गाड़ी कलसिपला का डिस्ट्रिक्ट का था, खालिद मरी का था, बस आखिरी गाड़ी उसी का था, उसको निकाला। ठीक है। अच्छा, ये बताइए सुलेमान कि आपके साथ जाहिर है और भी, जैसे आपने कहा हम लोगों ने, तो आपके साथ आपके दोस्त भी होंगे और लोग भी थे, तो कितने ये वॉलंटियर्स थे? मेरे साथ एक छोटा भाई था, नोमान। अच्छा, खान उसका नाम, एक छोटा भाई था मेरे साथ, बस एक मैं था। यहाँ एक छोटा भाई था। पहले जो है ना 2 बजे के बाद उधर तूफानी आवाज शुरू हुआ, तकरीबन बहुत सख्त आवाज था रात को, तकरीबन 12-1 बजे तक। फिर 1 बजे के बाद जब आवाज रुक गया, फिर उसके बाद इंसानियत भी आया, फिर उन लोगों ने भी मदद कराया, हम लोगों ने भी मदद किया। बस अल्लाह के फजल करम से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, शुक्र अल्लाह ताला का। अच्छा सुलेमान साहब, जाहिर है कि 100 से ज्यादा लोग आप कह रहे हैं, कोई एक ऐसे शख्स के बारे में बताए जो आपको भूला नहीं जाता, मतलब उनका जो रिएक्शन था, वो जितने खुश हुए आपको देखकर, क्योंकि लोग तो शायद यही समझ रहे थे ना कि अब तो हम गए, कम से कम पूरी रात रहना पड़ेगा, शायद तो कोई दिनों तक एक ऐसा कोई वाकया सुना दे, हम आपको ज्यादा देर नहीं रखेंगे, मुझे पता है बिजी है। सर, अमिदला नाम का एक था, नवाब महबूब का ड्राइवर था, उसके साथ एक बेटा था। वो बेचारा उधर ऐसा रो रहा था, बहुत परेशान था, बोलता है मेरे बेटे को बचाओ, हम मर जाए। मसला नहीं, हमारा एक बेटा जो है ना कैंसर से मर गया। हमने बोला नहीं, आपको भी लेकर जाएंगे, तुम्हारे बच्चों को भी हम पहुंचाएंगे। अच्छा, एक औरत भी थी, वो भी बीमार थी, उसको फिर हम लोगों ने उधर से रेस्क्यू किया। जब फिर हम आया कुशला गुरखा में, तकरीबन 70-80 किलोमीटर फासला है ना। अच्छा, उधर तो रास्ते में वो रोटी भी उधर नहीं मिलता था। फिर हम इधर आया, इन लोगों को अपना घर तक लेकर आया, फिर वापस हमने कुशला से रोटी लेकर गया, फिर वापस पहुंचा उन लोगों के पास। जब हम लोगों को रोटी देते थे, गर्म रोटी, वो खाते नहीं थे, पहले उसे हाथ गर्म करते थे, इतना सर्दी था। वाह, क्या बात है। अच्छा सुलेमान साहब, आपको ज़्यादा टाइम नहीं रखेंगे, एक आखिरी बस सवाल है, और मुझे पता है कि बड़ा एक रिवायती किस्म का सवाल है, लेकिन पूछना ज़रूरी है। अगर आप कोई पैगाम देना चाहें पाकिस्तान की आवाम को, तो वो क्या होगा?
पाकिस्तान को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, खासकर जवानों को। हम बोला कि हम लोग इसी तरह अपने आप के थे कुछ थोड़ा हम लोग मदद करें। हो सकता है हमारी तरह कोई 5-200 और होती तो हो सकता है इतना नौबत आता नहीं था, इतना लोग खतरे में होते भी नहीं थे। हमारा मल गरीब है, हमारा हुकूमत गवर्नमेंट भी गरीब है। हम लोग को जितना भी हमारा पाकिस्तानी शरीर सबको इस तरह कामों में हिस्सा लेना चाहिए। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान साहब। और यही बात होती है यार, बताए। एंड मैं खुद इस बात का गिल्टी हूँ कि वो बंदा बैठा होता है, कहता है यार एक बंदा क्या कर सकता है। सही बात। हाँ, ये आप उन 100 लोगों से पूछे जिनको बचाया गया है कि एक बंदा क्या कर सकता है। बहरहाल कॉल इन टाइम शुरू करते हैं। मोहम्मद सलीम साहब हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप अल्लाह करम। आप सुनाएं। सर जी, मैंने आज 2 बातें शेयर करनी है आपसे। एक तो सर ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच नंबर 2 ने इसकी सरबराही ऑनरेबल जज मुशीर आलम साहब कर रहे थे। उन्होंने एलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान के पेंशनर्स के हक में फैसला कर दिया है। आपको बताना बहुत जरूरी है सर ये बातें, क्योंकि आपके चैनल के अलावा तो कोई किसी की आवाज ही नहीं सुन रहा है। ठीक है ना सर जी? और फिर अपना मैं दूसरी बात ये करना चाह रहा हूँ कि ये मुख्तलिफ अपने चैनल पे ये बातें सुने कि ये जी ये इस मुल्क को कभी कुछ नहीं हो सकता, ये मुल्क अल्लाह के नाम पर कायम हुआ था। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि 16 दिसंबर 1971 के अगर ये अल्लाह के नाम पर कायम हुआ तो टूटा किसके नाम पर था सर? और दूसरी बात ये है सर कि ये नाइंसाफियों की वजह से टूटा। अगर इसकी बैकग्राउंड में जाए ना आप, जब नाइंसाफी होंगी तो ऐसे वाकयात होते हैं। सर मैं एक छोटा सा वाकया 60 सेकंड में सुनाता हूँ सर। जेल में मेरे दोस्त रहते शबीर डार साहब AVP मेरे साथ रिटायर हुए थे। उनके साथ एक 3 साल की बच्ची थी जो जब उसके वालिद स्पेन में डेथ हो गई थी उनकी, तो उस स्पेन की हुकूमत ने उस बच्ची का 18 साल तक खर्चा बहाल रखा। जब 18 साल की वो बच्ची हो गई तो स्पेन की हुकूमत ने उसका खर्चा बंद कर दिया। उस बच्ची ने स्पेन की गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा कि मेरे वालिद की डेथ आपके मुल्क में हुई थी और मैं 24 साल तक अपनी तालीम जारी रखना चाहती हूँ। स्पेन की हुकूमत की तरफ से वहां से कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया, कोई किसी MNA या MPA का कोई अपना लेटर नहीं मांगा, कोई उनसे कोई ऐसी सबूत नहीं मांगा गया कि ये बच्ची यहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन उनका एक ही लेटर आया कि हमने आपका स्पेन हुकूमत ने 24 साल की उम्र तक आपका खर्चा बहाल कर दिया। तो यार सर जी ये देखें आप, अगर यही वो बच्ची अगर पाकिस्तान के किसी इदारे से मांग रही होती तो मेरा ख्याल है वो 18 साल की बजाय 36 साल की हो जाती। तो ये देख ले सर वहाँ के इदारे भी कितना इंसाफ दे रहे सर, इसीलिए उन मुल्कों में लिटिगेशन कम है सर। हमारे मुल्क में अगर ये इदारे अगर सही काम करे तो हमारे मुल्क में ये 70 से 80% केसेस कम हो सकते हैं सर। बेशक सही बोला, जायज बात है सलीम साहब। अब क्या कहा गया था कि कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन नाइंसाफी का। अच्छा, ये बड़ा अच्छा ये है कि क्योंकि अब एलाइड बैंक के पेंशनर्स का आ गया है तो सलीम साहब क्योंकि नेशनल बैंक के पेंशनर हैं और बहुत से हज़ारों पेंशनर्स हैं 1.5 साल से कॉल कर रहे हैं, तो इनकी भी रिव्यू पटिशन है। तो अगर एलाइड बैंक की हो गई है तो अब नेशनल बैंक के पेंशनर्स को भी होपफुली जल्दी इंसाफ मिलेगा। हमारे दूसरे साहब हैं कराची से, करीम नूरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। सर आपको भी सलाम। वो जो सलमान खान साहब आए थे उनको भी बहुत बहुत हमारी तरफ से सलाम दीजिएगा। जी जरूर। और आज जो मैं एक मसला आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो जरा हटके है। फरमाइए। आपको पता है कि आजकल आवारा कुत्ते पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर सिंध में बहुत ज्यादा लोगों को कितना काट रहे और बेचारे उनके लिए वैक्सीनेशन नहीं है। सही। और एक NGO जिसकी मोहतरमा वो आके टीवी में कहती है कि इनको मारना नहीं चाहिए और इनको वैक्सीनेशन करना चाहिए कुत्तों को। आप ये बताएं, जब इंसान के लिए वैक्सीनेशन नहीं है तो वो कुत्तों के लिए किस तरह से वैक्सीनेशन कर सकते? अच्छा मैं आपको बता देता हूँ करीम भाई। अच्छा उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा था वैक्सीनेशन का, उन्होंने कहा था स्टेरिलाइजेशन का। ये मुख्तलिफ वैक्सीन है और इंसानों वाली मुख्तलिफ वैक्सीन है। एक तो नंबर 1 ये बात है। दूसरी बात है कि जितना बज़ाहिर हमें ये बात अजीब लगे, सिर्फ पाकिस्तान में ही ये मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया के बहुत ममालिक में मसला है।
और जितना भी डेटा है वो आपको यही दिखा रहा है कि सिर्फ ये जो किलिंग कैंपेन्स हैं इनसे काम नहीं चलता। मैं भी आपको स्टेरिलाइज करना होता है, मतलब कि उनको फिर मजीद बच्चे पैदा करने की कुव्वत उनमें ना रहे, और आपको वैक्सीनेट भी करना होगा। ये मुझे भी ये बात थोड़ी सी अजीब लगी जब मैंने पहले सुनी। बिल्कुल समझता हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि यार ये किस तरह का मजाक है, यहाँ पे बंदों को काटा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि यार इनका आप ख्याल करें। लेकिन फिर इस पर थोड़ी सी काफ़ी स्टडी की, और वो जो साहिबा हैं वो अच्छा वो सिर्फ NGO वाली नहीं है, वो बाकायदा इस फील्ड की माहिर हैं। अगर हम एक ही बात कर रहे हैं तो वो जो कह रही हैं वेदर यू लाइक इट और नॉट, वो सही कह रही हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। कामरान अली भाई हैं हमारे नवाबशाह से हमारे साथ। कैसे हैं कामरान? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। जी सर। इरशाद। यकीन करो ये आटा बहुत ही उम्दा है, सुनो ये तोहफा नादिर शमल के ले जाना, अब इससे बढ़ के भला और क्या तसल्ली दूं, अगर मरोड़ ना उठे बदल के ले जाना। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो आपका जी फरमाइए। मैं सर ये चाहता हूँ कि जो पार्लियामेंट कैफेटेरिया के अंदर जो रेट है ना पार्लियामेंटेरियंस के लिए, वही रेट्स आवाम के लिए भी किए जाए, या फिर उनके रेट भी जो बकाया पाकिस्तान में है उनके बराबर किए जाए। और दूसरा ये है कि ये जो सुलेमान खान का जो आपने इनकी वीडियोस भी आपने जरा हटके पर लगाई और इनको लिया लाइन पर, ये असली पाकिस्तान के हीरो सुलेमान खान है। सही बात है, बिल्कुल बेशक। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और भी शख्स का जिक्र करना चाह रहा हूँ। आज भी उसकी डॉन में मैं खबर पढ़ रहा था, वो अनीस खान है, किला सैफुल्लाह के। तो वो भी सुलेमान खान की तरह लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, उनका भी हेल्प कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे हैं, बहुत से सुलेमान खान न सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि पूरे मुल्क में, कश्मीर में, और जहाँ जहाँ बर्फ़बारी और एक्सट्रीम वेदर है वहाँ लोग, और यही जज्बा मेरे ख्याल में शायद यकीन दिलाता है कि हमारा माशरा भी जिंदा है, थोड़ा सा दिलासा मिलता है कसम से। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर हैं हमारे अल्ताफ़ हुसैन साहब, लंदन से नहीं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे एक स्टेटमेंट है और एक क्वेश्चन है सर। एक तो लोग जो आप इनोवेशन करते हैं, लोग आते हैं बताते हैं, जैसे मोटरसाइकिल की हेलमेट थी या माइन की वो हेलमेट थी, इनकी कीमतें नहीं बताते ताकि हमें पता चले कि आम आदमी इससे फायदा ले सकता है या नहीं। ठीक है। दूसरा कि ये लोग आते हैं आधा पौना घंटा आपके प्रोग्राम पे, तो एक किस्म की एडवर्टाइजमेंट होती है इनकी, तो ये मुफ्त में होती है या कुछ पैसे लेते हैं टॉन वाले? नहीं, ये मुफ्त में है। अगर अवाम मफाद आमा में है तो कोई पैसे इसीलिए उनसे नहीं लिए जाते कि कम से कम कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने तौर पर ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे कुछ ना कुछ जो है सोशल चेंज आए, हमारी ज़िंदगियां बेहतर हों। मतलब अगर कोई ऐसे जैसे लाहौर का है कुछ लड़के हैं जो कि वाटर फिल्टर्स बना रहे हैं और बहुत अच्छे बना रहे हैं, उन्होंने पेटेंट भी करवाया है और काफ़ी उनका मकबूल भी हुआ। तो हमें तो जाहिर है हम क्यों पैसे लेंगे ऐसे लोगों से जो बेहतर का मतलब व्हील चेयर को मोटराइज्ड व्हील चेयर बना रहे हैं, आर्टिफिशियल लिम्स बना रहे हैं। अच्छा, हम यूजुअली उनको उस स्टेज पे कवर करते हैं, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जब वो इन डेवलपमेंट होते हैं, तो उस वक्त शायद उनको भी नहीं पता होता कि रिटेल प्राइस क्या है। जो वो कानकोनों वाली हेलमेट की जो स्टोरी थी, वो स्टोरी बड़ी मजेदार है क्योंकि उनके अपने भाई जख्मी हुए थे, वहां से इनको और जो कान में कोयले के कान में काम करते थे। फिर मेरे ख्याल में कीमत का हम हर एक से सवाल पूछते हैं और कुछ जो क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अभी कीमत नहीं बता सकते, जो प्रोडक्शन में आ जाते हैं वो कीमत बताते हैं। हमारे ये प्रोग्राम करने के मकसद ये होता है कि उनको किसी तरीके से इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट किया जाए। जो इंडस्ट्री वाले हैं जो सुन रहे हैं वो ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट करें और इनकी मैस प्रोडक्शन करके देखें, जिससे लोगों को भी फ़ायदा होगा, ज़ाहिर कारोबार को भी फ़ायदा होगा, उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जिन्होंने ये आइडिया जो है बनाया है या सोचा है कि इससे हमारे रहन सहन में कुछ बेहतरी आएगी। तो हम किसी मल्टीनेशनल को नहीं ले रहे, हम किसी घी या टिश्यू पेपर बेचने वाले को नहीं ले रहे। तो हम ऐसे लोगों को महीने का घी जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से माशरे में जो है लोगों की ज़िंदगी सहल हो पाए। तो बिल्कुल ये है। अगले कॉलर का नाम क्या था? अगले कॉलर का डॉक्टर शफात बुखारी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट है विच आई वांटेड टू कन्वे जी। आपके प्रोग्राम में बहुत से लोग फोन करते हैं जी, आप हमें बहुत पसंद है जी।
आपका प्रोग्राम हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन अ बिट डिटेल के कितने पसंद है। मेरा ख्याल था कुछ और कहने वाले हो यार, मतलब डरा दिया भाई डॉक्टर साहब। हाँ, मेरी एक ही बेटी है और वो बाहर होती है। अच्छा। फॉर द लास्ट 10 years। लेकिन वो मुझे फोन पे और साल में 1-2 दफा आती भी है, और उसके ऊपर फोन और किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन बैन है बिटवीन 11 and 12। अच्छा, ओके। वो अगर 11 बज जाए तो वो उसकी स्टेटमेंट ये होती है कि अबू आपके प्रोग्राम का टाइम हो गया, इसलिए बाय बाय, खुदा। That's sweet। वो आई हुई थी लास्ट टाइम, तो पूछ रही थी कि आपको इनमें से कौन ज्यादा पसंद है, तीनों में से। तो मैंने कहा मुझे वुसत साहब पसंद है। चलो, जो नहीं है आज, अच्छी बात है। कि अबू आपको वो इसलिए पसंद है कि वो भी आखिरी लाइन बोलते हैं किसी भी इशू के ऊपर। सही बात। That is all what I wanted to say। नहीं, थैंक यू फॉर कन्वेइंग। वैसे वुसत का तरीका पता है क्या है? कि वो जुमले के साथ ही कहता है वक्फा ले ले, ताकि किसी और को मौका ही ना मिले ना कि कोई रिबटल पेश करे। मतलब समझता है कि हम बोले, हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहा होता है, लेकिन मोहम्मद यासिर हैं रावलपिंडी से। जी यासिर। वालेकुम सलाम, कैसे भाई? अच्छा, ठीक ठाक सर। काफी अर्से से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ सर। मैंने सिर्फ ये कहना था कि ये जो इन्होंने एक्ट पास किया है ना, आर्मी एक्ट, जी जी, ठीक है, तो सियासतदान सिंसियर ही नहीं है कि डीप स्टेट से जान छुड़ाई जाए, क्योंकि ये हमेशा बहाना बना के आते हैं कि हमारे साथ डीप स्टेट है और हम इलेक्शन जीत जाएंगे अगला। ठीक है, अगर ये परफॉर्मेंस पे आए, ठीक है, तो अवाम ने इनको मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर देना है, और कभी भी अवाम ये नहीं करेंगे कि इनको एक इलेक्शन के बाद दूसरा इलेक्शन जीतने दिया जाए। और ये क्योंकि इन्होंने गठजोड़ बनाया हुआ है, और ये कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जो एस्टेब्लिशमेंट का है बिल्कुल उनके ऊपर से साया उठ जाए, और ये कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल सामने नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें इनका अपना मफाद है। मेरे ख्याल में आपने कंप्लीट कह दिया, इसमें हमारे लिए कुछ छोड़ा नहीं है। बदकिस्मती से हमारा मुल्क का स्ट्रक्चर ही है। अशराफिया और सबका गठजोड़ ऐसा ही है कि कोई आम कोई रियल रिप्रेजेंटेशन अगर आप ब्रेक इन नहीं कर सकते, वो ब्रेक इन नहीं कर सकते। ऑल्दो इमरान खान ने ओवर द ईयर्स जो है एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, मगर एंड में उनको भी समझ आ गई कि जी रास्ता जो है वो बाहर जाने का वो कहाँ होता है, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है वो सही है, मगर रास्ता तो जाहिर है। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज सर, और इसी बात पर हम एक वक्फा लें। वेलकम बैक, और हमारे साथ हैं राजा मुख्तार साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, फरमाइए। हाँ, मैं जनाब मुख्तार बात कर रहा हूँ, राजा मुख्तार जी। तो मेरा मसला ये है कि मैं आवाज़ इसकी ज़रा से खोल लें, टीवी खोल के आवाज़ से बात करेंगे? नहीं, टीवी बंद कर दें सर। आप टीवी बंद कर, उसमें डिले होती है, आपकी बात नहीं समझ आएगी हमें। चलें, मसला मेरा ये है कि मुझे रिटायर हुए तकरीबन स्टील मिल से 2 साल हो चुके हैं, और मेरा ख्याल हमारे स्टील मिल के 2013 से रिटायरमेंट के जो लोग हैं, जी जी, उनके साथ प्रॉब्लम ये चल रही है कि आज तक हमारे जो है किसी किस्म के कोई ड्यूज उन्होंने नहीं क्लियर किए, जो कि आज दिन हम स्ट्राइक्स वगैरह मतलब जगह जगह जाके हम अपने रोना धोना देते हैं, आज तक हमारी कोई सुनने वाला मौजूद नहीं। अच्छा। और इस वक्त 6000 को बंदा क्रॉस कर चुका है जी। तो लिहाजा मैं अभी इत्तेफाक से प्रोग्राम आपका डेली देखता हूँ, मुझे अब ये नंबर सामने नजर आया, तो मैंने कहा चले मैं आपसे इसी बहाने बात कर लूँ, ताकि हमारे आज भी हमारे स्टील मिल के मोड़ पर जो है बाकायदा एजुकेशन हुआ है कि हमारे कोई सुनने वाला तो है। ये पोजीशन होगी, बच्चियाँ हमारी जवान है, शादी करने के काबिल, शादी के लिए ड्यू बैठे हुए अगले जिद कर रहे हैं, और हमारे प्रॉब्लम आज तक सॉल्व नहीं हो रही। तो राजा साहब थोड़ा सा बताइए कि आपने जाहिर है कोई ना कोई अदालत भी गया होगा इस अदालत में भी हमारा केस चल रहा है, अदालत का भी कोई नहीं सुनने वाला। अदालत ने हमारे हक में फैसला दिया, आज 2 साल हो गए मुझे रिटायर हुए, मुझे आज तक उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला।
राजा साहब, मैं मतलब आपको मायूस नहीं करना चाह रहा, लेकिन बहुत मुश्किल है कि ये मसला हल होगा। नहीं ऐसे ना करें, क्योंकि देखें ना, मसला ये कि जब तक आपकी आवाज देखिए, आपने रास्ता तो सही चुना है कि अदालत तक जाएं, लेकिन जैसे हमारे दूसरे पेंशनर्स हैं वो भी अदालत में गए, उसके बाद गए हम तकरीबन 6000 बंदा हमारे मिल का जो है वो पेंशनर जितने हैं सारे के सारे अदालत में केस चल रहे हैं, मगर हमारी कोई सुनने वाला मौजूद नहीं है। चले डेट मुझे बताइए कि 2 साल से हम किस पोजीशन में भूखा ये नहीं, बहुत मुश्किल पोजीशन है। मसला ये भी है ना सारा के स्टील मिल फंक्शनल भी नहीं है ना। वो आपकी बात सही है, ये तो वही करने वाले भी तो यही लोग हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें आपकी कोई गलती है, आप तो विक्टिम्स हैं इसमें। मैं 29, ठीक है ना जी, हाँ 39 इयर्स मेरी सर्विस है स्टील मिल की, और उसका क्या बनेगा, उसका कुछ आपको क्या सिला मिल रहा है? यही ना, यही नहीं, इसको हम फॉलो अप करते हैं और देखते हैं। अगर केस लगे तो आप बल्कि हमारे प्रोड्यूसर को या अभी बता दें कि अगली तारीख कब है और किस अदालत में है, ताकि हम इसको कम से कम फॉलो अप कर सकें। चलिए ठीक है, मैं इसकी पूरी आपको डिटेल जो है मैं आपके प्रोड्यूसर से इसी नंबर पर कॉल करके बिल्कुल अभी कॉल मत करें, वो आपसे डेट ले लेंगे। अभी आप फोन बंद ना करें, अभी आप उनसे जब उनको डिटेल्स बता दें मुख्तसर, फिर हम हमारे साथ मुनीर उल हक साहब हैं कराची से ही। जी मुनीर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह। अच्छा, मुझे बैरियर टाउन के हवाले से कुछ बताना था आपको, जो वहाँ प्रॉब्लम चल रही है। जी जरूर। तो वहाँ पे आप अपना किसी नुमाइंदे को भेजें, कितने लोग सफर कर रहे हैं वहाँ पे, कोई रिपोर्टिंग नहीं है वहाँ पे, कोई पूछने वाला नहीं है। उसमें अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं, सब लोग पिस रहे हैं। तो काइंडली इस पे थोड़ा सी नजर रखें। आप ये जो डेवलपमेंट चार्जेस है, आप इसकी बात कर रहे हैं, ये जो 35% लगाए हैं जी, डेवलपमेंट चार्जेस हैं, पोजीशन है, और ऑल ऑफ ए सडन इन्होंने कर दिया है स्पोर्ट सिटी और जी बिल्कुल, और सारी चीजें तो इन्होंने तकरीबन खत्म ही कर दी। मुनीर साहब, तो आप लोग क्या वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं या कैसे, आपने क्या मतलब किससे बात हुई है आपकी? आप मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे? कोई रिस्पॉन्ड करने वाला है ही नहीं। सुबह से शाम हो जाती है वहाँ पे पेमेंट के लिए, ना कोई गाइडलाइन है वहाँ पे किसी किस्म की। ठीक है, इसको हम ये फॉलो अप करेंगे। ये जो चार्जेस की बात है, ये तो हमने शायद कल ही की थी। फॉलो अप हम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी शायद रसाई नहीं है बैरियर टाउन तक। नहीं, लेकिन देखो, ये इस तरह के जैसे मुतासरीन हैं और भी मुतासरीन कॉल करते हैं, तो मे बी प्रेशर तो बिल्डअप हो सकता है। लेकिन मलिक साहब के, आपको पता है, वो उनकी फ़ाइलों को जो पहिए लगते हैं या उनको जो सपोर्ट है वो इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन कर लेते हैं, और उसमें बहुत से गरीब जो है, पूरा सेक्टर ही अनरेगुलेटेड है और कुछ बाकियों से भी ज़्यादा अनरेगुलेटेड। बिल्कुल, शाहद सिद्दीकी हैं कराची से। जी शाहद, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आज मैं आपको एक अपनी बेबसी बताऊंगा, जरा एक ही लाइन में होगी। जी देखिए, हमारा एक छोटा सा ट्रस्ट है जिसके ऊपर हम एजुकेशन हेल्थ पे काम करते हैं, लेकिन अभी हमारे एक साथी हैं शब्बीर, उन्होंने एडवाइस किया कि नहीं हम दस्तखान भी लगा देते हैं। आप यकीन करें, करीमाबाद के ब्रिज के नीचे मैं चलो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके, तो शुरू कर दिया हम सब ने मिलकर। शब्बीर बेचारे उसको ज्यादा करते हैं, डरते हैं हमारे। हमने दस्तखान, आप यकीन करें कि हमने 50 आदमी का प्रोग्राम किया था, फिर 100, अब एक ऐसा 100-150 बढ़ते जा रहे हैं। मैं ये अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि मैं गया एक दिन से बाहर से दूर से मॉनिटरिंग करता हूँ, तो मैंने कहा अल्लाह मियां, जो खा गए, जो लाइन में रह गए, आप यकीन करें वो रह गए बेचारे। मैं उस दिन का दोपहर का खाना मुझसे नहीं खाया गया। मैं कहा अल्लाह मियां, ये महंगाई कहाँ ले जाके खड़ी कर देंगे। आप यकीन करें 70 रुपये था, जिसके घर में 5 किलो या 4 किलो बनता होगा रोटी, वो क्या करेगा। अब हम हमारी, चलिए हमने एक कोशिश की है, लेकिन कोशिश में आप ये समझे क्या पूरे पाकिस्तान को अब सड़कों पर बैठाएंगे? इसकी अल्लाह, देखिए आज आवाज आप लोग जितनी उठा रहे हैं, इतनी उठाते हैं, आपका इसका सदका जारी आपको बहुत मिलेगा। नहीं, तो अल्लाह ताला आपको हमसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप ऑन ग्राउंड ये एफर्ट कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को खाना खिलाया जाए जिनके पास अब अफोर्डेबिलिटी नहीं है। लेकिन जाहिर है ये मसले का हल नहीं है, हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी होगी, और महंगाई वाकई इतनी बढ़ रही है कि हर तरफ से आवाम जो है वो सरापा एहतजाज। अल्लाह मदद करेगा इंशाअल्लाह। एक वक्फा ले लेते हैं।
वेलकम बैक। और हमारे अगले कॉलर हैं आदिल सिद्दीकी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। देखिए, मैं यूएस से आया हूँ, विजिट कर रहा हूँ जी। मेरी गवर्नमेंट के बारे में ये एक कमेंट है कि तमाम डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो गवर्नमेंट्स होती है उनके 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 इज पार्टी मैनेजमेंट इनसाइड, नंबर 2 इज गवर्नमेंट मैनेजमेंट, और 3rd इज पब्लिक मैनेजमेंट। तो मुझे लगता है कि जैसे पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ रिवर्स में है, यानी पब्लिक में वो कामों में मैनेजमेंट में पहले है, फिर गवर्नमेंट और फिर उसके वजह से इनके यहाँ बड़ा केओस है। अच्छा, पब्लिक जो पार्टी मैनेजमेंट होती है उसके अंदर वो बहुत अहम होती है। उसमें पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होता है जो मेन एग्जीक्यूटिव होता है और जो पार्टी को चलाता है, ओन करता है और कहीं डिस्टर्ब नहीं होने देता। अब जो इनके अलाइज इधर उधर बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, उसकी वजह ये कि इनकी पार्टी में पार्टी मैनेजमेंट नहीं है कि जो इन चीज़ों को होने से पहले ही कंट्रोल करे और ऐसा ना होने दे। बदनामी के बाद और मांगने और रिक्वेस्टों के बाद समझ जाना वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का भी काफ़ी क्लैशेस हैं दोनों गवर्नमेंट के साथ, पंजाब के साथ भी और सिंध के साथ भी और बलूचिस्तान के साथ भी। इनका जो कंट्रोल है बहुत कम है। अच्छा, अब जो है वो पब्लिक वर्क्स में कोई मेजर इनकी अचीवमेंट 1.5 साल में नहीं हुई। नोबडी इज एक्सपेक्टिंग के 50 लाख घर बना देंगे या 5 करोड़ जॉब्स दे देंगे इन सच शॉर्ट पीरियड, बट स्टिल दे शुड हैव डन समथिंग। अब इस सिवाय एक पनाहगाहें बनाई हैं और उसके अलावा तो मुझे याद नहीं आ रहा कि कोई ऐसा मेजर फंक्शन हो। महंगाई जो है उसकी वजह ये थी कि इनका जो पार्ट 2 था विच वाज द गवर्नमेंट मैनेजमेंट, वो बड़ा कमजोर था। उसमें एक कमजोर आदमी को फाइनेंस मिनिस्टर लगाया गया कि जिसका काम ही नहीं था, ना उसके पास डिग्री थी, तो उसको लगाया गया। उसकी वजह से कहाँ पहुंच गया डॉलर वगैरह, और डॉलर के गिरने से सारी ये महंगाई एक्चुअली डॉलर की वजह से। तो मेरा यही कमेंट है जनाब कि शायद आपके थ्रू गवर्नमेंट में कोई इसको सुने कि पार्टी को मजबूत करो। पार्टी का जनरल सेक्रेटरी का शायद पाकिस्तान के लोगों को पता ही नहीं है। चाइना में वो आदिल भाई का ये सिर्फ पीटीआई पे मौकूफ़ नहीं है, ये बाकी पार्टियों का भी कमोबेश यही हाल है कि वो सिंगल पर्सन के जो जिसे हम ऑटोक्रेटिक रूल टाइप कहते हैं कि वही डिसीजन लेगा, वो उसी तरह ही चलती है। किसी भी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल जिनके हैं भी वो भी आपको कहीं नज़र नहीं आते। और हाँ, सबके हैं, हाँ कोई फ़ायदा नहीं। कोई दूसरी, जहाँ तक मैनेजमेंट की बात की, देखिए पीटीआई का सबसे बड़ा मसला ही ये रहा है कि इन्हें मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं पता, और इसमें शायद इनका कसूर नहीं हो क्योंकि ये अभी तक हुकूमत में नहीं आए और लोगों ने कहा कि नहीं चलो इनको चांस देना चाहिए, वो देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जिस तरह की गवर्नेंस कर रहे हैं उसमें मैनेजमेंट तो कहीं नज़र नहीं आ रही। और जिसके प्रूफ आप रोज़ टॉक शोज़ में देख लेते हैं कि मिनिस्टर्स आकर के अपनी कारकर्दगी तो छोड़ें, वो ऐसी चीज़ों पे तबसरा कर रहे होते हैं कि जिससे मज़ीद क्योस फैलता है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया। तो ये तमाम पार्टियों का कमोबेश यही हल है। कुछ जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग कर करके थोड़ी सी आपको नज़र आता है कि अच्छा कहीं मैनेज कर लेती होंगी, वो भी बहुत ही नेग्लिजिबल है, जिससे आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं होता। फूड इन्फ्लेशन देख लें, 20% अबव जा रही है, विच इज़ हाईएस्ट इन लास्ट 6-7 ईयर्स। तो आप मुझे बताइए कि लोगों के लिए तो कुछ नहीं है ना, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, उनको अब आटे का 70 रुपए की बोरी हो गई है। अब वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है। अब पहले ये वज़ीर आज़म हाउस से नवाज शरीफ का नोटिस निकलता था, उससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी का नोटिस निकलता था, और बस नोटिस मिलिया कख नहीं हिलिया। वो कख इसलिए नहीं हिलता कि जो आदिल साहब ने बात की है कि मैनेजमेंट है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप मतलब कल पीटीआई जो है, कल से मुराद पिछली हुकूमतों में पीटीआई ताने दिया करती थी कि जी एमक्यूएम को देखें, मनाने के लिए उनके पाँव पड़ जाते हैं और ये हो जाते हैं। और कल जो है यहाँ पर पीटीआई का एक हाई लेवल वफ्द जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में आ रहा है एमक्यूएम के बहादराबाद सेशन में, जहाँ वही ड्रामा दोबारा से होगा। कहते हैं ना, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। तो बात ये कि मैनेजमेंट तो कहीं पे भी नहीं है, और मेरे ख्याल में यही वजह है कि हमारे यहाँ गवर्नेंस का लेवल डाउन हुआ है। फिर दूसरी जो फोर्सेस हैं वो उस वैक्यूम को फिल करती हैं।
तो उसके बाद हम कहते हैं कि जमहूरियत खतरे। अच्छा, अब देखो मैनेजमेंट का ना होने का एक बहुत बड़ी वजह ये है कि अगर आप जैसे आप स्टेट ओन्ड कंपनी का मॉडल देख लें, बिल्कुल पावर आपने अपनी फैमिली में रखनी है। अगर आपने किसी कॉम्पिटेंट बंदे को रखा तो आपको डर होता है यार कि ये मेरी जगह तो नहीं ले लेगा एक दिन, ठीक है, कॉम्पिटेंट बंदा है ना सरकार। और तो इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टीज में क्यों नहीं है, इसीलिए। और इनसिक्योरिटी हमेशा कमजोर लोगों को होती है, जो जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो इनसिक्योर होते हैं। बिल्कुल। तो इसी वजह से आप देखें, कभी कहने को तो हर घर से भुट्टो निकलेगा, लेकिन निकलता ज़ाहिर एक ही घर से है। उसी तरह शरीफों का भी यही हाल है, और अभी खान साहब का भी यही है कि कोई भी मसला हो, उनसे पूछे किसी वजह से, फैसला खान साहब लेंगे। ओ भाई, तो तुझे वजीर किस लिए बनाया अगर फैसला खान साहब नहीं लेंगे? आप अपना इनपुट तो दें कम से कम। हाँ, एनीवे शायद देते हो, पता नहीं क्या होता है आगे। बट एनी केस, अगले कॉलर है हमारे मोहम्मद अशरफ साहब का। सॉरी, आसिफ अली खान। एक नंबर जंप कर लिया मैंने। हाँ जी, आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैं आपकी बहुत अहम एक न्यूज़ है, उस पर तवज्जो दिलाना चाहूँगा। SSGC सोई सदन गैस जी, SSGC सोई सदन गैस। अच्छा, SSGC, ठीक है, सोई सदन गैस। रेफरेंडम हो रहा है। जी जी। और एक लेबर यूनियन है, इंसाफ जफाकश यूनियन, जो PTI से एफिलेटेड है। जी। उन्होंने केस किया कैजुअल वर्कर्स को वोट राइट दिलाने का। ओके। और तकरीबन 9 कोर्ट से, जिसमें NIRC से लेके हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, और फिर कराची वापस हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट लास्ट 7 तारीख को इसी महीने की सुप्रीम कोर्ट से डिटेल उनको दिन होता है कि आपको वोट राइट है तमाम कैजुअल्स को जिनको 90 डेज हो गए जॉब करते। जी बिल्कुल सही। और मिनिस्ट्री अगर उस कंपनी से, उस इदारे से डिटेल मांगती है कि आपके पास कितने कैजुअल स्टाफ हैं, तो वो कहते हैं हमारे पास तो कोई है ही नहीं, वो तो थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फलाना जी बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टर, जी उस ठेकेदार का है, हमारा तो है ही नहीं। जी सही बात है, बिल्कुल। और कोर्ट ये कह रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट दे रहा है कि आप ये साबित करने में कंपनी नाकाम रही कि ये आपके लोग नहीं। सही बात है। और उस पे वो वोट राइट का हक दे। तो फिर क्या हुआ? हक देने पे कोई राजी सर नहीं। अब ये रेफरेंडम 20 तारीख को होना था, ओके, इसी महीने जी। लेकिन एक जो हम मौजूद थे इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में जी, तो जो केसेस जो नोटिस हमें किए गए थे उनमें तो हम अपेयर हुए, उन्हें दिन किया, डिसमिस हुए इनके सारे केस। एक हमसे छुप के जो हमारे इल्म में ही नहीं था, वो इन्होंने कहीं से कोई स्टे लिया है, जो अभी कोई नोटिस हमें नहीं आया। ओके। कंपनी एक लेटर दे रही है NIRC को कराची, जो प्रोसीडिंग चला रहे हैं रेफरेंडम, कि आप ये रेफरेंडम अभी रोक दें, हमने स्टे ले लिया इस पे। ओके। तो मतलब कि वही जो टिपिकल कहानी है, चीज़ों को डिले करने वाली, इस अदालत में फैसला, उस अदालत से स्टे ले ली, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अच्छा, ये जो कैजुअल वाली और जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर वाली है ना, एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला है इन बड़ी नेशंस ने लेबर लॉज को अवॉइड करने का। हाँ, आप थर्ड पार्टी को कह दें, वो आपको बंदे प्रोवाइड कर देती हैं ताकि वो आपकी एम्प्लॉय लिस्ट में ही ना आए, और फिर आप उनको हकूक देने की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये सिविल एविएशन कल मैं किसी से बात कर रहा था, तो वो कह रहे कि उसमें इन्होंने रिटेनर पे रखने शुरू कर दिया, और 3-4 हज़ार बंदा है जो पूरे मुल्क में रख रहे हैं, 25-25 हज़ार के ऊपर रिटेनर, कोई राइट नहीं, कुछ नहीं है, और वो करके। अच्छा, और क्योंकि डिमांड बहुत है और सप्लाई बहुत कम है, तो लोग खुशी खुशी आ भी जाएंगे। कम से कम 25,000 रुपये तो मिलते हैं। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। मोहम्मद अशरफ साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब वालेकुम सलाम।
जनाब जैदी साहब और लवली खोड़ो साहब, परवरदिगार आपको और आपकी टीम को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन। और आपको भी सर। अच्छा, और मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि लोग अपनी अपनी शिकायतें लेके बैठ जाते हैं, सब कुछ है। सियासतदानों को ये चीज का पता है कि ये मुल्क किस वजह से तरक्की नहीं कर रहा है। जब सिविलियन गवर्नमेंट जब से आई है 2008 से किसी को अदालतों के चक्करों में डाल दिया गया, खत लिखने पर किसी के खिलाफ धरने दिलवा दिए गए, किसी को इलेक्टेबल दिलवा दिए गए। बखुदा इमरान खान के पास किसी भी किस्म का कोई पावर नहीं है। अल्लाह के वास्ते इसका एक हल है, अगर इमरान खान, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो एक कॉन्फ्रेंस बुलवाएं और तमाम सियासतदानों को, स्टेक होल्डरों को दावत दें उस कॉन्फ्रेंस में। तमाम सियासतदान हर चीज को, अपनी ईगो को एक तरफ रखें और ये बार काउंसिल्स हैं, एनजीओज हैं, इन सबको बुलाएं और सब एक पेज पे सीओडी पर सिग्नेचर करें। वो सिग्नेचर ये है कि खुदा के वास्ते 71 साल से जो लोग गवर्नमेंट के अंदर हैं, उन्होंने गवर्नमेंट का जो आज ये हाल कर दिया है, जो गवर्नमेंट को पीछे से चलाते हैं, उनके खिलाफ आप एक महाज बना लें और उनको हाथ जोड़ें कि आप अपना काम करें। आपने पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन कर दिया, परवरदिगार आपको सही सलामत रखे और आप लोग जो है वो सिर्फ अपना काम करें, सब एक पेज पर हो जाएं। खुदा की कसम, अगर ये मुल्क सियासतदान खुद ब खुद संभाल लेंगे, इनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोगों के अंदर कॉमन सेंस नहीं है, कॉमन है ये बात कॉमन। अशरफ भाई यकीन करें इमरान खान ये करेंगे, मगर उस वक्त जब उनकी हुकूमत चली जाएगी या वक्त पूरा हो जाएगा और वो दोबारा अपोजिशन में आ जाएंगे। यही काम पीपल्स पार्टी भी बहुत अच्छा करती है जब वो अपोजिशन में होती है। और मियाँ साहब की तो क्या बात है, वो तो काले कोट पहन के भी चले जाते हैं अदालतों में, मगर अपोजिशन में जब जो भी पावर में होता है उसको सिर्फ ये होता है कि किसी तरह उसका इक़्तिदार बच जाए। और अब लेटली तो हमने यही देखा है कि ज़रदारी मॉडल से लेकर के और ये इमरान खान मॉडल तक यही है कि जनाब जो करना है जिस इदारे को वो करे, बस हमें ना छेड़े। वो ये समझते हैं कि शायद इस तरह से उनकी हुकूमत बच जाएगी। वो ये नहीं सोचते कि इस तरह से उनकी हुकूमत बदनाम होगी, जो कुछ भी इधर उधर से होगा वो उनके ही गले पड़ेगा। तो आपकी बात बहुत सही है कि एक पेज पर आ जाएं। आए थे एक पेज पर मुशर्रफ के दौर में जब वो हुआ था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, उसके बाद मीसाक़ जमहूरियत, और जैसे ही फिर एक को दिखाया गया इक़्तिदार के लिए हरी झंडी, तो उसने सबसे पहले उसकी जो है वो खिलाफ वर्जी कर दी, दूसरे ने बाद में कर दी, तीसरे अभी नए हैं वो भी कर देंगे। टाइम आएगा। हाँ, तो अपोजिशन हमारी तमाम जमातों का ये अपोजिशन में वो इतनी अच्छी बातें करती हैं, असूल पसंदी की, मुल्क को आगे ले जाने की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और क्या विजन 2020 और इस तरह की ऐसी चीज़ें, मगर जैसे हुकूमत में आते हैं तो सिर्फ हुकूमत को बचाने की कोशिश करते हैं, अवाम के लिए कुछ नहीं करते। जिस दिन किसी अवामी लीडर ने अवाम के लिए कुछ करने की कोशिश की तो यकीन करें खुद ब खुद जो साए होते हैं, जिसे आप डीप स्टेट कह लें, आप कुछ भी कह लें, इंटरेस्ट ग्रुप्स कह लें, माफियाज़ कह लें, ये खुद छट जाएंगे। मगर मसला ये है हमारे यहाँ सियासत अब इतनी महंगी हो गई है कि जो भी आता है हुकूमत में वो उन्हीं माफियाज़ की सपोर्ट से आता है और बाद में वो माफियाज़ उनसे अपना हिस्सा वसूल करते हैं। पाउंड ऑफ फ्लैश। अगले कॉलर है हमारे माजिद बलोच साहब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी साहब और मुबशर गाजी साहब, आपको मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। मैं आज आपको सलाम करने के बाद एक आदमी जो बड़े कंट्रोवर्शियल है, उनका वो रहा है फवाद चौधरी साहब, आज मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ कि इस गवर्नमेंट के अंदर वाहिद वो आदमी है जिसने इतनी हिम्मत दिखाई कि आम लोगों की बात उसने जैल साहब को कही कि जी ये सूरत हाल है और ये इस तरह मुल्क के साथ ही हो रहा है। चाहे उसके उनके अपने एजेंडाज हों, अल्लाह जानता है, लेकिन अभी नीचे आप जब काम कर रहे हैं तो नीचे टिकर चल रहे हैं कि जी
बुजदार साहब ने एक्शन ले लिया और बुजदार साहब ने इस बंदे को वो कर दिया, आटे की रेट में नहीं चढ़ने दूंगा और ये नहीं करने दूंगा। बिलीव मी सर जी, आप किसी रेस्टोरेंट, किसी एक चाय वाले होटल पे जाए ना, तो उसको कहें जी सियासत में बात करें, तो वो कहे अगर इमरान खान यूं कर लेता, अलवी साहब यूं कर लेते, तो मेरे ख्याल से मुल्क बड़ा ठीक चलना था। और क्रिकेट की बात करें तो मिसबा ने इसको क्यों सिलेक्ट किया, इसको यूं कर लेता, लेकिन उसकी जब चाय पियेंगे ना, तो चाय ऐसी पीने के काबिल नहीं है कि बंदा कहेगा यार इसको पैसे दे और चाय इधर छोड़ दे। वो बहुत खूब करेगा। बहुत खूब बहुत खूब बलोच साहब, काश आपसे कम मजीद बात कर सकते हैं। बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रही थी। मैं कहता हूँ वैसे यार हम सब भी यही कहते हैं, अपना काम कर लो यार, बाकी अपना काम कर लेंगे, दूसरे को जज करने से बेहतर है। और अनफॉर्चुनेटली एक और कॉल थी, लेकिन हमारे पास अब शो का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। सी यू नेक्स्ट वीक, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।